कोई अपना नहीं था पूरी दुनिया में मेरा, पर कदमों ने रुकना कभी गवारा ना किया। चलती रही आंखों में एक हसीन सपना लिए, पर कामयाबी ने कभी इशारा ना किया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका इस पूरी दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। बस एक आर्टिस्ट बनने का सपना लिए वो अपनी जिंदगी बिल्कुल बेफिक्र जी रही थी। लेकिन फिर अचानक एक हादसे ने नीना को व्यान के भयानक गुस्से के सामने लाकर खड़ा कर दिया था और उसे व्यान की उस बेबुनियाद नफरत और जुर्म को सहना पड़ा जिसमें उसका कोई कसूर ही नहीं था। पर वो कहते हैं ना, जब नफरत हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो वो एक ऐसे प्यार में बदल जाती है जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। व्यान के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। लेकिन नीना और व्यान की ये कहानी इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इस बेइंतहा प्यार के बाद दोनों की ज़िंदगी का वो दर्द भरा सफ़र शुरू होने वाला था जो शायद अभी बता पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस दर्द में सिमटे प्यार भरे सफ़र को और जानते हैं नफ़रत से शुरू हुआ ये प्यार कभी मुकम्मल हो भी पाएगा या फिर दर्द में टूटकर दम तोड़ देगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां नीना और व्यान एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से पहले ही एक दूसरे की ज़िंदगी में दस्तक दे चुके थे। नीना की जैसे ही नींद खुलती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने व्यान हाथ में एक गन लिए खड़ा था। नीना डर के मारे बिल्कुल कांप जाती है और हैरत में उसके मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, तुम कौन हो? तुम चाहते क्या हो? व्यान नीना की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल करता है, मेरा बच्चा कहाँ है जिसे तुमने जन्म दिया था? व्यान के इस सवाल पर नीना बिल्कुल चौंक जाती है और बस इतना ही कहती है, क्या? फिर व्यान गन को नीना के और करीब करते हुए बोलता है, 3 साल पहले तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा था, बताओ अब वो बच्चा कहाँ है? इस वक्त नीना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तो नीना डर के मारे झूठी स्माइल करने की कोशिश करती है जैसे ये कोई मजाक हो और कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं और सर हम तो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। अब व्यान एक सीरियस लुक के साथ बोलता है, नाम नीना सजे, उम्र 24 साल, एक 3rd रेट कॉमिक्स आर्टिस्ट जो अभी एस सिटी में रह रही है। अब क्या मुझे तुम्हारे स्कूल और दोस्तों की लिस्ट भी बतानी पड़ेगी या फिर तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड गिनवाऊं? ये सुनकर तो नीना के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो मन में ही बोलती है, इसने तो मेरे बारे में सब सच बताया है, आखिर ये है कौन? फिर वो हिम्मत करके व्यान से कहती है, लेकिन सर मैं सच में आपको नहीं जानती। अब व्यान नीना को और डराने के लिए किसी और डायरेक्शन में गन शूट करते हुए बोलता है, मेरे सामने अनजान बनने का नाटक बंद करो और वो बच्चा मेरे हवाले कर दो जिसे तुम छुपा रही हो। गन की आवाज़ से नीना बिल्कुल ही कांप जाती है, पर वो रुकती नहीं, बल्कि वो व्यान की नज़रों से नज़रें मिलाकर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं सच में कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, क्या आप एक बार ढंग से चेक नहीं कर सकते हैं? बिना किसी सबूत के आप ऐसे ही कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? नीना का ये बोलना ही था कि व्यान का गुस्सा हद से पार हो जाता है और वो गुस्से से नीना को वहीं पर पटक देता है। लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। नीना सच में अपनी नींद से जागती है और धड़ाम से अपने बेड से उल्टा ज़मीन पर गिर जाती है और वहीं ज़मीन पर पड़े सोचती है, ये एक सपना था। और फिर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए महसूस करती है, हाँ ये एक सपना था। तभी उसकी नज़र पास में रखे एक न्यूज़पेपर पर जाती है। उस अखबार के फ्रंट पेज पर ही व्यान की बड़ी सी फ़ोटो और उसकी खबर छपी थी, कंग ओब्रे यानी व्यान एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ वापस आ गए हैं। व्यान सिर्फ एक आम बिजनेसमैन नहीं था, उसके खुद में एक शाही ठहराव था, एक ऐसी लेगेसी जो उसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती थी। उसने सिर्फ 20 साल की उम्र में दुनिया को जीतना शुरू कर दिया था। व्यान का काम करने का तरीका बहुत सख्त था, इसलिए आज वो उस ऊंचाई पर था जहां कोई और पहुंचने की सोच भी नहीं सकता था। व्यान का दिमाग सिर्फ बिजनेस में नहीं चलता था, बल्कि वो हर उस टेक्नोलॉजी के पीछे था जिसे दुनिया फ्यूचर कहती है। जहां पैसा और पावर हो वहां व्यान का होना पक्का था। और सबसे बड़ी बात,
इस साल व्यान की कंपनी को पूरी दुनिया की टॉप कंपनी डिक्लेयर किया गया और सिर्फ 28 साल की उम्र में जहां लोग अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, वहां व्यान पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। इस न्यूज़पेपर को पढ़कर नीना चैन की सांस लेती है और उस अखबार को बंद करते हुए मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये बात है, तभी तो सपने में ये खड़ूस मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। लगता है रात को इसे पढ़ते पढ़ते ही मेरी आँख लग गई थी, इसलिए दिमाग में ये उल्टा पुल्टा सपना चल रहा था। अब जाकर समझ आया, मुझ जैसी एक आम लड़की और व्यान जैसा इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, हम दोनों का आपस में भला क्या रिश्ता हो सकता है। ये सब पढ़ने के बाद अब बेचारी हमारी नीना एक गहरी सांस लेती है और बड़े मज़े से उस अखबार को एक साइड में फेंकते हुए बोलती है, ऐसा इंसान सपनों के अलावा मेरी हकीकत में भला कैसे हो सकता है। मुझ जैसे गरीब लोगों को तो बस चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और फिर अगले ही सीन में नीना तैयार होकर सीधे अपने ऑफिस यानी उस कॉमिक्स कंपनी में पहुंच जाती है जहां वो काम करती है। लेकिन अब ये क्या, वो वहां जाकर सबको बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है, पर कंपनी के सारे लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। पूरे ऑफिस में किसी और ही बात का शोर मचा था। ओ माय गॉड, कंगोबरे तो सच में कितने हॉट है। कंगोबरे यानी व्यान। वहाँ खड़ी दो लड़कियाँ व्यान के नाम पर अपना चेहरा लाल करके आपस में बड़े शर्माते हुए बात कर रही होती है। पहली लड़की कहती है, मैंने सुना है कि वो यहाँ एस सिटी में रहने के लिए एक शानदार बंगला बनवा रहे हैं। ये सुनकर दूसरी लड़की बड़ी शर्माते हुए बोलती है, क्या बंगला? तभी कोई और स्टाफ उन दोनों से कहती है, अरे अरे होश में आओ, प्यार के मारे पागलों, वो कंगोबरे है, वही मशहूर कंगोबरे। उसने जितना पैसा कमाया है ना, उससे ये पूरी धरती ढकी जा सकती है। नीना उनकी ये बातें सुनकर वहाँ से आगे निकलती है और मन ही मन में बोलती है, फिर से वही कंगोबरे। और तभी जैसे ही वो उस टीवी की तरफ देखती है, उसमें ज़ोरदार न्यूज़ चल रही होती है। कंगोबरे की वापसी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। जैसे ही नीना को टीवी पर व्यान का चेहरा दिखाई देता है, उसे अपना वही खौफनाक सपना याद आ जाता है। शर्म और डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। वो अपना सर ऑफिस के दीवार पर पटकते हुए बुरी तरह बड़बड़ाने लगती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे उस खड़ूस को अपने दिमाग से निकालना ही होगा। और उसी वक्त नीना एक बड़ा फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, नए रिलेशनशिप्स ट्राई करेगी और ब्लाइंड डेट्स पर जाना शुरू करेगी। लेकिन अफसोस, नीना का नसीब यहाँ भी खराब निकला। उसकी फर्स्ट डेट, उसे एक ऐसा ओटाकू लड़का मिलता है जिसका ध्यान नीना पर कम और फ़ोन के गेम पर ज़्यादा था। सेकेंड डेट, इस बार उसे एक ऐसा हाई स्कूल का पढ़ाकू, अजीब सा इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलता है जो उसके दिमाग को पूरी तरह घुमा कर रख देता है। थर्ड डेट, और तीसरी बार तो हद ही हो गई, उसे एक बेहद अजीब और बेहुदा इंसान मिलता है जो उसे बिल्कुल पका देता है। इन तीनों खराब डेट्स के एक हफ्ते बाद नीना अब पूरी तरह थक चुकी थी। अपनी इस बुरी हालत को संभालने के लिए वो एक क्लब के रूम में पहुंचती है। वो टॉवल लपेटे वॉशरूम के एक कोने में बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह बैठी हुई थी। उसकी आत्मा ही उसके शरीर से बाहर आ चुकी थी। तभी वहाँ मौजूद नीना की इस हालत को देखकर दूसरी लड़कियां कह रही होती हैं, अरे जरा उसे तो देखो, क्या वो बेहोश है? अब नीना किसी तरह खड़े होकर अपने बालों पर कंघी करते हुए बोलती है, पूरा एक हफ्ता लगातार ब्लाइंड डेट्स, ओ यार मैं तो इससे बिल्कुल थक चुकी हूँ। इस वक्त नीना को लग ही रहा होता है कि उसकी लाइफ अभी थोड़ी शांत है, पर तभी बाहर से जोरदार चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अरे अरे क्या तुम अंधे हो? ये लेडीज़ रूम है। तभी व्यान के गार्ड्स दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। नीना चिल्लाते हुए बोलती है, लेडीज़ वॉशरूम में आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो बॉडीगार्ड्स नीना की एक नहीं सुनते। वो उसकी तरफ घूरते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये वही है ना? हाँ ये तो वही लड़की है। और फिर वो लोग व्यान का वेलकम करने के लिए झुकते हुए कहते हैं, मिस नीना, मिस्टर कंग यानी हमारे बॉस व्यान आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर नीना के होश उड़ जाते हैं और वो बिल्कुल चौंकते हुए कहती है, क्या ये सब क्या चल रहा है? क्या ये लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं? और उसी वक्त एक खतरनाक सी स्माइल करते हुए व्यान नीना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नीना की आंखें उस पर जम जाती है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, कंगोबरे, हाँ ये वही कंगोबरे है।
अब नीना बिल्कुल सुन पड़ जाती है। इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सब सच था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी आखिर मेरे सामने क्यों है? व्यान अंदर आते ही तुरंत गार्ड्स को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। नीना को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन व्यान अगले ही पल झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम बिना कुछ कहे कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुम्हें कंग फैमिली के वारिस को यानी अपने बच्चे को वापस करने के लिए पूरा 1 हफ्ता दिया था और तुम यहाँ ब्लाइंड डेट्स पर टाइम पास कर रही हो। नीना डरती हुई बोलती है, मैं सच में नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। व्यान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो नीना को सीधे नीचे पटक देता है और उसके मुंह को जोर से पकड़ते हुए बोलता है, ये भोली बनने का नाटक बंद करो। 3 साल पहले तुमने मेरे साथ धोखा किया था। तुमने ड्रग का इस्तेमाल करके मेरा फ़ायदा उठाया और आज अनजान बन रही हो। नीना बस मायूस होकर यही कह रही होती है, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन व्यान वो तो इस गलतफहमी पर पूरी तरह यकीन कर बैठा था कि नीना ने उसके साथ अपने फ़ायदे के लिए 3 साल पहले कुछ तो गलत किया था। अब चूंकि नीना एक ट्रैवल में थी, व्यान अपना जैकेट नीना को ओढ़ने के लिए देता है और उसके फ़ौरन बाद अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इसे पकड़कर कैस्ट्रल लेकर चलो। नीना बिल्कुल मजबूर थी। वो चुपचाप उनके साथ व्यान के कैस्ट्रल पर यानी उसके बंगले पर आ जाती है और अभी नीना बस अपनी किस्मत को कोस रही होती है। मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, ये कितना ताकतवर इंसान है, इसकी ताकत के आगे हार मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब से मेरी पूरी ज़िंदगी इसके ही हाथ में है। और ये कहते हुए नीना व्यान के उस नए बंगले में कदम रखती है और यहाँ से नीना की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। बंगले के अंदर आते ही नीना की मुलाकात व्यान के एक बटलर से होती है जो कि व्यान को उसके बचपन से संभालते हुए आ रहे हैं। वो नीना को पहले अपना नाम बताते हैं और फिर सीधे पास रखी मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मिस नीना प्लीज़ आप इस लाई डिटेक्टर चेयर यानी झूठ पकड़ने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। ये सुनते ही नीना पूरे गुस्से में चिल्लाती है, इसका क्या मतलब हुआ? झूठ पकड़ने वाली मशीन? आखिर आप लोग मेरा कौन सा झूठ पकड़ना चाहते हैं? इस पर कार्सन बहुत शांति से जवाब देते हैं, मिस नीना, यंग मास्टर व्यान ने बताया कि 3 साल पहले आपने उनके बच्चे को जन्म दिया था, पर अब आप इस बात से साफ मुकर रही हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आपका ये टेस्ट करने के लिए कहा है ताकि सच सामने आ सके। नीना अभी कार्सन की बात का विरोध कर ही रही होती है कि तभी जबरदस्ती 2 गार्ड्स नीना को पकड़कर उस चेयर पर बैठा देते हैं। नीना को जबरदस्ती उस कुर्सी पर जकड़कर उसके सिर और हाथों पर उस मशीन के अजीबोगरीब सेंसर्स फिट कर दिए जाते हैं। नीना अब दर्द और गुस्से में चिल्लाकर बस यही कह रही होती है, आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मैं तो आज से पहले इस इंसान से कभी मिली ही नहीं, तो फिर बच्चे का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नीना की बात का वहाँ किसी पर कोई असर नहीं होता। तभी कार्सन एक डरावनी सी स्माइल के साथ नीना के चेहरे के करीब आते हैं और बेहद ठंडे अंदाज में कहते हैं, तो ठीक है मिस नीना, अब मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करता हूँ। कार्सन की बात सुनकर नीना एक उम्मीद लिए पूछती है, क्या इन सवालों के बाद फिर मैं अपने घर जा सकती हूँ? लेकिन कार्सन नीना के इस मासूम सवाल का कोई जवाब नहीं देते और वो सीधे सवाल पूछना शुरू करते हैं। वो पहला सवाल पूछते हैं, आपका नाम? नीना जवाब देती है, नीना सजे। इसके तुरंत बाद कार्सन सीधा अपने असली सवाल पर आते हैं और नीना से पूछते हैं, आप ठीक 3 साल पहले क्या कर रही थी? नीना बिना डरे फौरन जवाब देती है, 3 साल पहले मैंने हिस पसेसिव नाम की कॉमिक लिखी थी। कार्सन फिर से पूछते हैं, क्या उसके अलावा भी कोई और ज़रूरी बात है जो आप छिपा रही हैं? नीना साफ मना कर देती है, नहीं। इस पर कार्सन बात को घुमाकर फिर वही सवाल पूछते हैं, नहीं मिस नीना, उस वक्त आपको प्रेग्नेंट होना चाहिए था। क्या आप सच में उस समय प्रेग्नेंट नहीं थी? नीना बिल्कुल नॉर्मल होकर जवाब देती है, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। नीना का ये जवाब सुनकर कार्सन खुद परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस मशीन का ग्राफ बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा था कि नीना बिल्कुल सच बोल रही है, कि नीना के दिल में प्रेगनेंसी नहीं बल्कि कोई और बहुत ही दर्दनाक गम छुपा हुआ है। अब कार्सन नीना की पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल खोलते हैं और उसे बड़े गौर से देखते हुए कहते हैं, ये नामुमकिन है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आप उस दौरान पूरे 1 साल तक अपने घर में बंद रही थी और जो लोग भी आपसे मिले उन सब ने आपको ढीले ढाले कपड़े में देखा था। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं थी
तो पूरे 1 साल तक दुनिया से मुंह छुपाकर आप अपने घर में क्यों बैठी थी? कार्सन के इस तीखे सवाल पर भी नीना बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उस समय अपनी कॉमिक बना रही थी और एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं हफ्तों तक अपने घर में बंद रहती हूँ। और जहाँ तक ढीले ढाले कपड़ों की बात है तो मुझे वैसे ही कपड़े पसंद है क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। क्या एक लड़की का कंफर्टेबल कपड़ा पहनना सच में इतना अजीब है जो आप इसे सीधे प्रेगनेंसी से जोड़ रहे हैं? नीना के ये सारे जवाब सुनकर भी कार्सन हार नहीं मानते। अब वो सीधे उस रात का जिक्र करते हुए पूछते हैं, अच्छा तो मिस नीना, आप ठीक 3 साल पहले न्यू ईयर की उस आखिरी रात को क्या कर रही थी? नीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत जवाब देती है, न्यू ईयर की रात मैं पक्का अपनी फैमिली के घर गई हुई थी, जैसा कि मैं हर साल करती हूँ। लेकिन तभी कार्सन नीना के इस जवाब को झूठ बताते हुए बोलते हैं, नहीं मिस नीना, आप झूठ बोल रही हो। उस रात आप अपनी फैमिली के पास नहीं थी, बल्कि हमारे यंग मास्टर व्यान के साथ थी, और वो भी अपनी मर्जी से। कार्सन के इस गंदे इल्ज़ाम के बाद अब नीना का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी मैं उस जैसे नीच और बदमिजाज इंसान को देखती हूँ ना तो मुझे घिन आती है। फिर मैं अपनी मर्जी से उस जैसे घटिया आदमी के करीब क्यों जाऊंगी? लेकिन नीना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कमरे के बाहर खड़ा व्यान नीना की सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। और जैसे ही व्यान नीना के मुंह से अपने लिए घिनौना, बदमिजाज जैसे लफ्ज सुनता है, वो गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से कहता है, इस औरत की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे घटिया कहा। अभी तक तो मैंने इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया है, फिर भी ये मेरे लिए ऐसी बकवास बातें कर रही है। इधर अब कार्सन नीना के अतीत के जख्मों को कुरेदते हुए आगे कहते हैं, तो मिस नीना, आप शी परिवार की कोई सगी बेटी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सौतेली बेटी हो, और आपकी एक सौतेली छोटी बहन भी है। कार्सन की इस बात पर नीना बिल्कुल खामोश हो जाती है। कार्सन आगे कहते हैं, और मिस नीना, सच तो यह है कि आप बचपन से ही खूबसूरती और काबिलियत के मामले में अपनी बहन से हमेशा पीछे रही हैं। आप सिर्फ एक 3rd क्लास कॉमिक आर्टिस्ट हो, जबकि वो एक 1st क्लास स्टार सेलिब्रिटी है, और जल्दी वो मू फैमिली की छोटी बहू भी बनने वाली है, जो कि एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक एम्पायर पर राज करते हैं। और हाँ मिस नीना, आप अपनी बहन से जलन और कमतर पहचान के चलते 3 साल पहले आपने हमारे यंग मास्टर को जाल में फंसाया। आपको लगा कि उनके साथ एक रात आपकी किस्मत बदल देगा और आपको एक अमीर इंसान बना देगा। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हुई तो आपने उस बच्चे को एक मोहरा बनाना चाहा, पर इस बात से आप डर गई थी कि यंग मास्टर बच्चे को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आप 1 साल तक घर में छुपकर सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। तो बताइए मिस नीना, सच यही है ना? इन झूठे इल्ज़ामों से नीना अंदर तक टूट जाती है, और ठीक उसी वक्त उसके दिमाग में एक बात आती है। वो एकदम अचानक से चिल्लाते हुए कहती है, भाड़ में जाए सब कुछ। अगर मैं प्रेग्नेंट थी भी तो मैं उस बच्चे को अबॉर्ट कर देती। अगर तुम लोगों को मेरे प्रेग्नेंट होने का इतना ही बड़ा वहम है ना, तो फालतू की छानबीन करने के बजाय मुझे सीधे प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाइयाँ क्यों नहीं ला कर दे देते, ताकि तुम्हारा ये रोज़ का ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नीना की इस दमदार बात से कार्सन को भी एक झटका सा लगता है, और बाहर बैठा व्यान, उसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में खुद से ही कह रहा होता है, ये लड़की पागल है क्या? इस वक्त जिस भयानक मुसीबत और अजीब स्थिति में ये फंसी हुई है, इसके बावजूद इसके तेवर तो देखो। ये तो डरने के बजाय उल्टा हमें ही धमका रही है। अब कार्सन चुपचाप नीना की सारी रिपोर्ट्स लेकर व्यान के पास पहुंचता है, पर व्यान कार्सन की लंबी बातों को बीच में ही काटते हुए सीधे कहता है, मुझे बस मशीन का फाइनल रिजल्ट बताओ। इस पर कार्सन बताते हैं, मिस नीना बिल्कुल सच कह रही है, शायद हमें ही कुछ गलतफहमी हुई है। ये सुनते ही व्यान तो गुस्से से जैसे पागल ही हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, यह बिल्कुल नामुमकिन है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? अब मैं खुद जाकर उससे सवाल करूँगा। और ये कहते ही व्यान पूरे गुस्से में सीधे नीना के पास पहुँचता है। नीना अचानक से व्यान को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। व्यान झट से पूरी सख्ती से नीना का हाथ पकड़ लेता है। नीना घबरा कर बोलती है, अब आप ये क्या कर रहे हैं? आपने देखा ना, मैंने आपका टेस्ट पास कर लिया है, सच सामने आ चुका है। ये सुनते ही व्यान और भी भड़क जाता है। वो नीना पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहता है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? देखो, मैं प्यार से कह रहा हूँ, कंग फैमिली का वारिस वापस कर दो, वरना सच में बहुत बुरा हो जाएगा।
अभी व्यान अपनी गलतफहमी का सारा गुस्सा नीना पर उतार ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे नीना के पास से एक बेहद प्यारी और मीठी सी खुशबू आती है। वो खुशबू व्यान के दिमाग पर इस कदर छा जाती है कि मानो कुछ पल के लिए उसकी सारी नफरत गायब हो जाती है। फिर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और बिना सोचे बड़े प्यार से नीना के शोल्डर को चूम लेता है। तभी नीना खुद को बचाने के लिए पूरे जोर से व्यान के गर्दन पर काट लेती है। नीना के यूं अचानक काटने से व्यान दर्द और गुस्से में बिल्कुल भड़क जाता है और वो झट से नीना को धक्का दे देता है। नीना का सिर सीधे दीवार से टकराता है और वो चोट लगने की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। नीना की ये हालत देखकर व्यान का सारा गुस्सा डर में बदल जाता है। वो कांपते हाथों से नीना को हिलाता है और चिल्लाने लगता है, हे उठो, तुम्हें क्या हुआ है? पर नीना तो बेहोश थी, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। व्यान थोड़ा शांत होता है और नीना को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो कार्सन को ऑर्डर देता है, इसके लिए एक रूम रेडी करो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये औरत कब तक झूठ बोलती है। ये कहकर व्यान नीना को अपनी गोद में लिए कमरे की तरफ ले जाने लगता है। पीछे खड़े कार्सन हैरत से बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब व्यान किसी लड़की के लिए इस कदर बेचैन हुआ था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि व्यान हमेशा हर काम के लिए कार्सन को ऑर्डर देता था, पर आज अनजाने में ही उसने कार्सन को ऑर्डर देने के बजाय नीना को खुद उठाकर रूम तक पहुंचाना उसने बेहतर समझा था। उसके बाद व्यान नीना की ड्रेसिंग करके नीना को कमरे में सुला चुका था। अगली सुबह जब नीना की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले यही सोच रही होती है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तभी नीना की नज़र सामने खड़े कार्सन पर पड़ती है। कार्सन बहुत ही आराम से कहते हैं, तो आप जाग गई मिस नीना, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? हमारे यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के बेहतरीन शेफ्स हैं, आप जो भी खाना चाहे बेझिझक ऑर्डर कर सकती हैं। पर नीना उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। वो तो कार्सन से बस यही पूछती है, मैं अभी तक यहाँ पर क्यों हूँ? नीना की इस बात पर कार्सन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर ने आपको यहाँ पर एक गेस्ट की तरह रखने को कहा है, जब तक कि आप वो बच्चा हमें नहीं दे देती। ये सुनकर अब नीना का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो अब दिल से रोते हुए दर्द भरी आवाज में बोलती है, तुम लोगों के पास पैसा है, पावर है, इसीलिए तुम लोग बिना वजह मेरी ये हालत कर रहे हो ना। तुम्हारा क्या हक है मेरी आज़ादी छीनने का? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक तुम लोग मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गए। अब कार्सन नीना को इस हादसे के पीछे की पूरी बात डिटेल में बताते हैं। मिस नीना असल में इंग्लैंड में रहने वाला यंग मास्टर का परिवार उनके लिए एक लाइफ पार्टनर चुनने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उन्होंने सभी लड़कियों की एक लिस्ट बनाई जिससे कभी भी यंग मास्टर का थोड़ा सा भी कांटेक्ट रहा हो। और जब सबका बैकग्राउंड चेक किया गया तो सिर्फ आपका नाम सामने आया और साथ ही वहाँ पर कई ऐसे सबूत थे जो ये साबित कर रहे थे कि आपका एक बच्चा था और आखिरकार वो बच्चा हमारे यंग मास्टर व्यान का सगा खून है, जिनको वो ऐसे ही आम जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो बच्चे को पाने के लिए इतने बेताब है। ठीक है मिस नीना, अब मैं चलता हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर कहिएगा। ये कहकर कार्सन वहाँ से चले जाते हैं। कार्सन की बातें सुनने के बाद नीना को अब पूरा यकीन हो चुका था कि अगर उसने अब कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए इसी बंगले में कैद होकर रह जाएगी। नीना अभी ये सोच ही रही होती है, उसी वक्त नीना देखती है कि वहाँ टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ था जो कि पहले से ही ऑन था। वो एक आखिरी उम्मीद के साथ बेड से उतरती है और सबसे पहले जाकर रूम का डोर लॉक करती है। फिर नीना कंप्यूटर के पास आकर तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल करती है। एक ही बार में कॉल कनेक्ट हो जाता है, पर इससे पहले कि नीना खुशी से कुछ बोल पाती, कॉल झट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर भी नीना हार नहीं मानती। अब नीना अपनी कंपनी के कलीग को टेक्स्ट करने की कोशिश करती है। वो टेक्स्ट पर लिखती है, मेरा किडनैप हो चुका है, प्लीज मुझे बचा लो। पर जैसे ही वो आगे का एड्रेस टाइप करने जाती है, पूरा मैसेज खुद ब खुद स्क्रीन से गायब हो जाता है। नीना एक बार फिर हिम्मत जुटाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगी। और वो फिर से टाइप करने ही वाली होती है कि तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई देती है। वो सोचती है, मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था, फिर कैसे? नीना अभी ये सोच ही रही होती है कि उतने में कार्सन एक शानदार ब्रेकफास्ट लेकर कमरे के अंदर आ जाते हैं। नीना के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं कि उसने तो दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था, फिर ये कैसे खुल गया? नीना की ये हालत देखकर कार्सन स्माइल करते हुए बोलते हैं, मिस नीना, आप अपनी ताकत वेस्ट मत कीजिए, ये सारी कोशिशें किसी काम की नहीं है।
ये पूरा कैस्टल सबसे सख्त निगरानी में है, जिसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रेस किया जाता है, सिवाय यंग मास्टर के डिवाइस को छोड़कर। अगर आप यहाँ से किसी को कॉल लगाने की कोशिश भी करेंगी तो उस कॉल को बीच में ही हैक करके काट दिया जाएगा, और अगर आपकी कॉल किसी को लग भी गई तो। कार्सन बस इतना बोलकर रुक जाते हैं। नीना बिल्कुल उदास होकर मन में ही कहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कम उम्र है। इसका मतलब अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुकी हूँ। अब नीना रोने लगती है और कार्सन से पूछती है, बटलर कार्सन, अगर मैं आपके मास्टर से भीख मांग लूँ तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? अगर हाँ तो मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन जब बात खुद व्यान की हो तो कार्सन भला क्या बोल सकते थे। वो खामोश रहते हैं और फिर यूं ही नीना के दिन उस कैद में कटने लगते हैं। कमरे के बाहर गार्ड्स का पहरा, आए दिन नए डॉक्टर्स के अजीबोगरीब टेस्ट, और ऊपर से व्यान का गुस्सा, ये सब अब नीना की जिंदगी बन चुकी थी। फिर वो एक दिन उस कमरे के कोने में बैठकर तड़प कर पागलों की तरह चिल्ला रही होती है, प्लीज मुझसे सवाल पूछना बंद कर दो, मैंने किसी बच्चे को नहीं छिपाया है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन नीना फिर कुछ देर बाद खुद को संभालती है और खड़ी होती है। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस कैद से निकलना ही होगा। वो हिम्मत करके जैसे ही कमरे से बाहर आती है और बस थोड़ा सा आगे चलती ही है, नीना के ठीक पीछे पीछे 2 गार्ड्स चल रहे होते हैं। नीना अभी वहाँ पर खड़ी ही होती है कि अचानक नीना के पेट से आवाज़ आने लगती है। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और इस वक्त नीना जहाँ पर खड़ी थी उसके ठीक सामने किचन था। नीना उस किचन की तरफ आती है। वहाँ पर पहले से ही कई शेफ्स खाना बना रहे थे, पर नीना से कोई कुछ नहीं कहता। नीना सोचती है, जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो चलो अपनी फेवरेट डिश बनाती हूँ, और वो बड़े मज़े से अपने लिए सूप बनाने लगती है कि तभी उसे पीछे से मैट्स की आवाज़ आती है, वेलकम यंग मास्टर। नीना ये सुनकर बिल्कुल डर जाती है। व्यान उसे किचन में देखकर पीछे से ही बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे पास कुकिंग करने का टाइम है। तुम्हें देखकर तो लग रहा है बहुत अच्छे मूड में हो। लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा हूँ। नीना पहले तो नॉर्मली जवाब देती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, क्या हुआ मिस्टर व्यान, अब जब मुझे यहीं पर कैद रहना है तो क्या मैं अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकती? ये सुनते ही व्यान पूरी तरह चिढ़ जाता है। उसके बाद फ़ौरन वो नीना पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार नीना को व्यान के इस गुस्से को ज़्यादा देर तक नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है। ये सुनकर व्यान वहाँ से जाते हुए नीना की तरफ देखकर गुस्से में बोलते हुए जाता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। ये कहकर व्यान डाइनिंग टेबल की तरफ बैठ जाता है और नीना फिर से उदास हो जाती है। तभी डाइनिंग एरिया से ज़ोर से प्लेट फेंकने की आवाज़ आती है। उधर व्यान अपने शेफ पर चिल्ला रहा होता है, तुम्हारा खाना बिल्कुल बेकार है, तुम्हें काम से निकाला जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि व्यान को शुरू से लेकर आज तक किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया था। फिर चाहे वो खाना कितने भी बड़े शेफ ने बनाया हो, उसे हर खाना बेस्वाद ही लगता था। व्यान के इस चिल्लाने की आवाज़ पर नीना बिल्कुल हिल जाती है। तभी कार्सन नीना के पास आकर उसे बताते हैं, मिस नीना, असल में यंग मास्टर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। उन्हें हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। बचपन से ही वो हर चीज़ में जीनियस है, पर ये बीमारी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। इसलिए बस हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन्हें गुस्सा ना दिलाएं। इसके बाद नीना डरते डरते स्माइल करते हुए हाथों में अपना बनाया सूप लेकर व्यान के पास आती है और कहती है कि आप इसे चखना चाहेंगे? व्यान एक नज़र उस सूप की तरफ देखकर बोलता है, फिश सूप? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े शेफ्स के खाने को मना करने के बाद तुम्हारे इस बेकार से सूप को पीऊंगा? व्यान के ये कहते ही नीना चुपचाप खुद ही अपने सूप को पीने लगती है। व्यान बड़े गौर से नीना को सूप पीते हुए देख रहा होता है और फिर बिना कुछ बोले झट से उसके हाथ से उस सूप को छीन लेता है। व्यान की इस हरकत से नीना चौंक जाती है और चिल्लाकर कहती है, मुझे वापस दो। पर व्यान 1 सेकंड भी नहीं लगाता और एक घुट में पूरा सूप पी जाता है। और पूरा सूप पीने के बाद अब व्यान बड़े मजे से कहता है, उतना भी बुरा नहीं था, और फौरन आवाज लगाता है, जितना भी सूप बचा है सब यहाँ लेकर आओ। वहाँ पर खड़े सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि यंग मास्टर को पहली बार कुछ पसंद आया है। वो बिना देरी किए वही बड़ा सा पोट लेकर आ जाते हैं जिसमें नीना ने सूप बनाया था। नीना वहाँ बैठे बस हैरत से अपने बनाए हुए सूप को खत्म होते हुए देख रही थी।
और बस कुछ ही देर में व्यान उस बड़े से पॉट का सारा सूप खत्म कर देता है और साथ ही बड़ी नखरे से कहता है, अगली बार से मुझे ये जड़ी बूटी मत देना, मुझे ये पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नीना उस खाली बड़े से पॉट को देखकर हैरत से सोच रही होती है, इसने पूरा सूप अकेले ही पी लिया, मैंने तो मुश्किल से सिर्फ 1-2 सिप ही लिया था। अब व्यान अपने काम पर लग जाता है और नीना फिर से उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। वो अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती है। नीना यूं ही उदास बैठी थी, तभी कार्सन नीना के रूम में आते हैं और उसे इस तरह परेशान देखकर पूछते हैं, मिस नीना, क्या आप ठीक है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नीना कार्सन से भी अपने मन में चल रहे उसी सवाल को पूछती है, मैं यहाँ से कब जा सकती हूँ? तब कार्सन उसे एक आइडिया देते हैं, आप एक काम कर सकती हैं, जैसे आपने आज सूप बनाया और यंग मास्टर को वो बेहद पसंद आया, आप आगे भी उनके लिए उनकी पसंद का खाना बना सकती हैं। इससे शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो सच्चाई को समझकर आपको यहाँ से जाने दे। इस पर नीना सोचती है, क्या ये तरीका सच में काम करेगा? चलो एक बार कोशिश करके देखती हूँ। और फिर अगले ही सीन में नीना अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर व्यान को देने जाती है। रूम के पास पहुंचकर वो दरवाज़ा खटखटाती है और फिर डरते डरते अंदर जाती है। व्यान नीना की तरफ देखकर एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है, अब तुम्हारा ये कौन सा नया ड्रामा है? नीना व्यान के पास टेबल पर आइसक्रीम रखते हुए बोलती है, मैंने आइसक्रीम बनाया था तो वही देने आई थी। व्यान पहले तो बिल्कुल साफ मना कर देता है, ले जाओ अपना ये आइसक्रीम, मुझे मीठा नहीं पसंद है। नीना बस इतना ही बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाती हूँ। और वो आइसक्रीम को लेकर वहाँ से निकलने ही जा रही होती है कि व्यान को नीना का वो सूप याद आ जाता है। वो फौरन चिल्लाकर बोलता है, रख दो यहाँ पर, और हाँ, अगर इसका टेस्ट बुरा हुआ ना तो अंजाम समझ लेना। ठीक उसी वक्त व्यान को एक कॉल आ जाता है। वो कॉल पर भी बड़े गुस्से से बात कर रहा होता है। व्यान का ये गुस्सा देखकर नीना को डर लग रहा होता है। फिर व्यान कॉल रखते ही कुछ ज़रूरी काम में बिजी हो जाता है, इसलिए वो नीना को ऑर्डर देता है, मुझे खिलाओ। व्यान के इस ऑर्डर पर नीना को बड़ी जोर का गुस्सा आता है, पर नीना मजबूर थी तो वो व्यान को मना नहीं करती। वो मन ही मन गुस्सा लिए व्यान को आइसक्रीम खिलाने लगती है। व्यान जैसे ही पहला बाइट लेता है वो मन में सोचता है, यह आइसक्रीम तो सच में कितनी टेस्टी है, इसकी बनाई हुई चीज़ें तो बिल्कुल मेरे टेस्ट जैसी हैं। पर तभी व्यान को अपना गुस्सा याद आ जाता है और उसकी वो खतरनाक बीमारी उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वो सोचता है, नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस इस औरत से सच उगलवाना है। और इसी गुस्से में व्यान नीना को धक्का दे देता है, जिससे कि नीना नीचे गिर जाती है। नीना को बहुत जोर का दर्द हो रहा होता है। वो इसी दर्द में रोते हुए बोलती है, मुझसे अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होता। यूं ही उदास नीना वापस अपने रूम में आकर चुपचाप बैठ जाती है। और व्यान अपने इसी गुस्से की वजह से कार्सन को नीना के पास एक भयानक ऑर्डर देकर भेजता है। कार्सन उसी वक्त नीना के रूम में आते हैं और नीना को व्यान का दिया हुआ ऑर्डर सुनाते हैं। मिस नीना, यंग मास्टर ने आपको बंगले के पीछे वाले जंगल में छोड़ने को कहा है और साथ ही 7 दिनों तक आपको ना तो खाना दिया जाएगा और ना ही पानी, ताकि आप उस दर्द की वजह से सब कुछ सच बता दे और उनका बच्चा वापस कर दे। नीना खामोशी से कार्सन की बात सुन रही थी और जैसे ही कार्सन अपनी बात खत्म करते हैं, नीना उनसे एक कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो बस अपने एक पुराने दोस्त से बात कर सके। कार्सन नीना की इस बात पर राजी हो जाते हैं। नीना डर और एक आखिरी उम्मीद के साथ उस इंसान को कॉल करती है जिस पर वो बचपन से सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। नीना की अपनी तो कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए वो दोनों हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह रहते थे। नीना जैसे ही कॉल लगाती है, उधर से आवाज आती है, कहो, मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे कॉल मत किया करो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ। ये सुनते ही नीना मन में ही सोचती है, हाँ ये सही तो कह रहा है, ये जल्दी मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। फिर नीना उसे सीधे सीधे बताती है, मेरा किडनैप हो गया है, प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। पर नीना की ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उधर से रिप्लाई आता है, क्या कहा, किडनैप? तुम जैसी एक 3rd रेट कॉमिक आर्टिस्ट को कौन किडनैप करेगा? तुम बस मुझसे मिलने के लिए झूठ बोल रही हो, और अगर तुम सच कह रही हो ना तो पहले मर जाओ, फिर मैं तुम्हें सच में लेने आ जाऊंगा। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी नीना झट से चिल्लाकर बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्यों हर कोई मुझे झूठा ही बता रहा है, प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। पर कॉल पहले ही कट हो चुका था। उधर से इस जवाब को सुनकर नीना को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है
उसके दिल में एक बहुत ज़ोर का दर्द उठता है। वो रोते हुए मन में ही सोचती है, ये कब से मुझसे इतनी नफरत करने लगा। फिर वो चार्ली के साथ बिताए कुछ पुराने दिनों को याद करती है। 6 साल पहले इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और उस वक्त इसकी मेमोरी जा चुकी थी। उस सर्जरी के बाद से ही चार्ली मेरी बहन को पसंद करने लगा और सब कुछ बिल्कुल बदल गया। नीना की यह हालत देखकर कार्सन पूछते हैं, आप ठीक है मिस नीना? अब नीना की इस आखिरी उम्मीद के साथ साथ उसका सारा डर भी खत्म हो चुका था। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ और हाँ, अब मैं आपके यंग मास्टर के ऑर्डर को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं उस जंगल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कार्सन हैरत से पूछते हैं, मिस नीना, क्या आप सच में उस जंगल में जाना चाहती हैं? आप एक बार और सोच लीजिए, कोई और हो जिसको कॉल करके आपको मदद मिल सके। लेकिन अब नीना के दिमाग में किसी भी ऐसे इंसान का ख्याल नहीं आता जो उसकी मदद कर सकता था। अब नीना सारी कोशिशों से हार कर सबसे करीबी इंसान से अपने लिए ये नफरत भरे अल्फाज सुनकर मरने को भी तैयार थी। तो जंगल में भूखे रहना शायद उसके इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। और फिर इसी तरह नीना के हाँ करते ही नीना को उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। नीना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, जैसे उसके पास अब कोई उम्मीद ही ना बची हो। इधर व्यान आराम से बैठे मॉनिटर पर हर एक पल नीना को देख रहा था, क्योंकि वो नीना को अपनी आंखों से तड़पते हुए देखना चाहता था कि इस दर्द से टूटकर नीना खुद अपने मुंह से वो सच उगल दे जो वो सुनना चाहता था। तभी कार्सन व्यान के पास आते हैं और डरते हुए व्यान से कहते हैं, मास्टर, आपको नहीं लगता जो सजा आपने मिस नीना को दी है वो बहुत ज़्यादा है? वो इस भयानक जंगल में अकेली। ये सुनकर व्यान आंखों में गुस्सा लिए कार्सन की तरफ मुड़ता है और कड़क आवाज में कहता है, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा किया गया फैसला गलत है? तुम मेरे फैसले को गलत बता रहे हो? कार्सन डरते हुए थोड़ा मुस्कुराते हैं और जवाब में कहते हैं, नहीं यंग मास्टर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हो अगर मिस नीना सच कह रही हो और हम उनको बिना बात की ही सजा दे रहे हो। कार्सन की इस बात पर व्यान हंसते हुए बोलता है, बल्कि मैं तो उसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आ रहा हूँ, तभी तो मैंने उसे ये सजा दी है, ताकि जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मरने का दर्द क्या होता है तो वो खुद ही हार मान जाएगी और बच्चे को वापस कर देगी। कार्सन आगे फिर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ऐसा, इतने में ही व्यान चिढ़ते हुए गुस्से में बोलता है, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। फिर कार्सन बस यस मास्टर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कार्सन की इन बातों ने व्यान को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो परेशान होकर खुद से ही कहता है, कार्सन एक बटलर के रूप में सबसे हाईएस्ट ऑनर पर है। ये हमेशा अपनी पोजीशन का ख्याल रखता है और इसने कभी कोई बेमतलब की बात भी नहीं की है, पर अब ये एक झूठ बोलने वाली औरत की सिफारिश कर रहा है, ऐसा क्यों? फिर वो मॉनिटर की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, सब इस औरत की गलती है। अगर इसने आसानी से सच बता दिया होता तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इसी सज़ा की हकदार है। व्यान गुस्से में ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने नीना का वो मायूस चेहरा आ जाता है। नीना की वो बेजान आंखें जो अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे कि अब नीना की आंखों में कुछ नहीं बचा था, ना कोई उम्मीद, ना कोई डर और ना ही कोई जज्बात। अचानक से नीना की ये हालत देखकर व्यान के हाथ से रिमोट छूटकर फर्श पर गिर जाता है। उसके सीने में अचानक एक बहुत तेज दर्द उठता है, मानो जैसे नीना की वो खाली खामोश आंखें व्यान को अंदर ही अंदर उसकी इस गलती का एहसास दिला रही हो। और बस यूं ही इधर व्यान की इस बेचैनी और उधर नीना की उस मायूसी के बीच ये दिन यूं ही खत्म हो जाता है। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच से छनती हुई धूप जब नीना पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुलती है और आज से ही नीना का व्यान की दी हुई उन 7 दिनों की सजा का पहला दिन शुरू होता है। वो धीरे से खड़ी होती है और आगे बढ़ते हुए सोचने लगती है, क्या ये दुनिया का मेरा आखिरी नज़ारा है? और फिर हमेशा के लिए इसी जंगल में सो जाना। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो आगे सोचती है, एक ऐसे इंसान की तरह जिसे कोई प्यार नहीं करता, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है और जिस पर किसी को भरोसा नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी की ये कोई बुरी एंडिंग नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद नीना चलते चलते थक कर
एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाती है। वो अपने पास रखे उन पेपर्स को देखती है और सोचने लगती है। इस जंगल में आने से पहले कार्सन ने मुझे कुछ पेपर्स दिए थे। उसे तुरंत कार्सन का वो चेहरा और उसकी कही बात याद आती है। मुझे पता है कि मिस नीना एक कॉमिक आर्टिस्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद होगा। अब नीना उस खाली पेपर को ध्यान से देखती है और उसकी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा फ्लैशबैक घूम जाता है। उसे याद आता है जब उसने सबसे पहले चार्ली की ड्राइंग बनाई थी। वो खोई हुई सोचती है, पहली बार जब मैंने कोई पोर्ट्रेट बनाया था तब चार्ली ने थोड़ा नखरे से कहा था, नीना पोर्ट्रेट में मुझे अच्छा दिखाना। हाँ, मैंने भी उसके इस भोलेपन पर हंसते हुए जवाब दिया था, हाँ क्यों नहीं, तुम तो पहले से इतने स्मार्ट हो, तुम सबसे प्यारे लड़के हो। मेरा ये जवाब सुनकर वो थोड़ा सा चिढ़ गया था और मुंह बनाकर बोला, प्यारी तो लड़कियां होती है, लड़के नहीं। फिर उसने धीरे से अपनी उम्मीदें जताते हुए कहा था, काश मैं देख पाता कि मैं तुम्हारी ड्राइंग में कैसा दिखता हूँ। तब मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए वादा किया था, एक दिन तुम ज़रूर देखोगे। लेकिन तभी चार्ली ने मुझसे एक बहुत ही गंभीर और अजीब बात कही थी, हाँ नीना, और जब वो दिन आएगा तुम मुझसे शादी करोगी ना। उस वक्त उसके चेहरे पर एक दर्द था जब उसने आगे कहा था, मेरे डैड ने मुझे तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे अपने लिए एक कलंक समझते थे और बाकी सब भी मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं अंधा हूँ ना। उसकी आवाज़ में एक बेबसी थी जब उसने मेरा हाथ थामा और कहा, सिर्फ तुम ही एक ऐसी हो जो मेरी फ़िक्र करती हो। प्लीज़ नीना, तुम ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारे बिना अगर मैं पूरी दुनिया देख भी सकूं, तब भी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। चार्ली की वो बातें याद करके अब नीना रो पड़ती है और खुद से ही बातें करने लगती है। वो लड़का जो कभी मेरे बिना कहीं जा भी नहीं पाता था, आज वो मुझे पूरी तरह भूल चुका है। आज उसे अच्छे से पता है कि उसे कहाँ जाना है और आज वो हर जगह जा सकता है, लेकिन बस वो मेरे पास ही आना नहीं चाहता। अब नीना अपने आंसुओं को पोंछती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी कितनी पागल हूँ ना। कहते हैं कि जो मरने वाला होता है उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। ऐसा लग रहा है कि सच में मैं अब मरने वाली हूँ। और यूं ही गुमसुम होकर खुद से बातें करते करते नीना उन खाली पेपर्स पर चार्ली की तस्वीर ड्रॉ करने लगती है। और इन्हीं दर्द भरे लम्हों के साथ जंगल में नीना का ये पहला दिन खत्म होता है। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।